संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। सत्य कथन है ये। हमने देखा भी है कि पहले कंपनी शासन करती थी, अब जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत चला गया था। और दूसरा है 1858 के कानून के तहत भारत में शासन का अधिकार वाइसराय को दे दिया गया। गलत स्टेटमेंट है। वाइसराय बना जरूर दिए गए थे, लेकिन उससे क्या था, कंपनी के डायरेक्टर पहले करते थे, अब क्या है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार, उनके मंत्री, ब्रिटिश सरकार के जो मंत्री थे, और एक और पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि भारत सचिव, इसको दिया गया था। ठीक है। और जो भारत सचिव था वो भी लास्ट में ब्रिटिश संसद के लिए उत्तरदायी होता था, वो संसद के प्रति, और बाद में अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। शासन का अधिकार, यहाँ पे वर्ड देखिएगा, शासन का अधिकार, ये गलत है, वाइसराय को नहीं दिया गया था। ठीक है। तो सत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गवर्नर जनरल को वाइसराय की पदवी दी गई। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल। दूसरा है, गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या करेगी, उस जिसके काफ़ी सारे सदस्य होंगे विभिन्न विभागों के, और गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय को जो है क्या करेगी, सलाह देगी। तीसरा क्या है, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। गलत है। बहुमत से निर्णय तो लेती थी, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल जो है काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। असत्य कथन यहाँ पे पूछा है, तो केवल 3 कथन असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? प्रेसिडेंसी किसे कहते थे? तो कौन कौन से प्रांत हैं? एक तो मध्य प्रांत, और दूसरा एक तो बंगाल, जिसे प्रेसिडेंसी कहते थे, बंगाल है, और उसके बाद है बम्बई। इन दोनों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ये क्या है, भारत को काफ़ी सारे पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर रखा था अंग्रेजों ने, क्या कह करके कि प्रांत प्रशासन की सुविधा हो। तो इसमें बंगाल, मद्रास और बम्बई को प्रेसिडेंसी कहते थे। और इनकी जो शासन है, इन पे जो काम करने का काम था, प्रशासन का काम था, गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट करता था। बिल्कुल डायरेक्ट इस पे शासन वो चलाता था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं सदी की प्रेसिडेंसियों और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। आप कह सकते हैं काइंड ऑफ आज के प्रेसिडेंसी जो है, आज की जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, उनको कह सकते हैं। प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। बिल्कुल नहीं, गलत है। इनको तो कम शक्ति प्राप्त होगी उस समय में। ठीक है। आज की कंडीशन को मत देखिए, आज कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। उस समय में आपने देखा है बंगाल, मद्रास और बम्बई में हाई कोर्ट्स भी थे, विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो ये कम शक्ति थी। प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। प्रांतों का शासन तो गवर्नर जनरल नियुक्त करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और चीफ कमिश्नर चलाते थे, जबकि प्रेसिडेंसियों का शासन कौन चलाता था? गवर्नर जनरल की जो 3 सदस्यीय काउंसिल की सहायता से वो खुद ही चलाता था। सत्य कथन, दोनों कथन असत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 5, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। इस काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था। सही स्टेटमेंट है। बनाई गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, पर कोई भी इसको ये नहीं कहा कि आप कानून बनाइए। सच में लिखित ज़्यादा थे, व्यवहारिक कम थी। यह एकमात्र सलाहकार समिति थी। सही है। भारतीय बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस काउंसिल का गठन गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया। ये आप सोचिए, ऊपर के जब सारे कथन सही हैं, कोई अधिकार नहीं है, तो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वो 3 सदस्यीय वाली थी उस पर नियंत्रण करने के लिए इतनी छोटी सी चीज़ को, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये।
इसमें क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसको बढ़ा दिया था और उसका नाम क्या कर दिया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसको कोई वास्तविक अधिकार भी नहीं थे और ये केवल कोई भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे कोई भी नियंत्रण इसका नहीं था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? बिल्कुल आपको पता है, लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, 1882 में उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। तो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सेना का पुनर्गठन, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। याद करिए 1:2 इस तरीके से, तो ये सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिक तैनात किए गए, ये भी ठीक है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाने लगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं, उनको तो पहले ही दिखाई दिया था कि 1857 की क्रांति हो गई, अब वो क्यों भारतीयों को बढ़ाएंगे, वो भी अधिकारी वर्ग में। जो ये पुरानी नीति जो चली आ रही थी उसको उन्होंने एज इट इज पालन किया। ठीक है, और लास्ट है, सेना में भर्ती जाति धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे सी कथन गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित कर दिया था? लड़ाकू जाति जो मतलब जिन्होंने ज़्यादा विद्रोह में काम किया था, इसलिए उनको लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। तो पंजाबियों को सही है, बिहारियों को नहीं किया था। ठीक है, बिहारी नहीं थे। और उसके बाद है गोरखा को किया था और पठानों को किया था। तो यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। इन चारों को लड़ाकू, तीनों को लड़ाकू घोषित कर दिया था। सी इज द करेक्ट आंसर। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी। ठीक है, परंतु 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उन्हें गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई। और देवेंद्र नाथ ठाकुर रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे और ये सत्येंद्र नाथ ठाकुर उनके भाई थे। 1863 में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रजवाड़े, भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया, सही स्टेटमेंट है। जो इतने दिनों से नीति चली आ रही थी सहायक संधि की, व्यवगत संधि की, लड़ाई के माध्यम से, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। ठीक, और दूसरा है उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार को मान्यता प्रदान की गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि आप उत्तराधिकारी अपना गोद लीजिए, उसे बनाइए राजा, हम अब कुछ भी नहीं कहेंगे। और अनेक जो भारतीय शासक थे जो अंग्रेजों के वफादार रहे थे, विद्रोह को कुचलने में उनकी सहायता भी दी थी। आपको याद करिए ग्वालियर के सिंधिया हैं, उसके बाद हैदराबाद का निजाम है, इन सब की वफादारी के कारण ही सरकार ने ये उत्तराधिकारी गोद लेने वाली बात को मान्यता दी थी। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिशों द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बांटो और राज्य करो की नीति को आगे बढ़ाया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1858 के बाद उन्होंने यही काम किया है। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया, ये गलत है। समाज सुधारक आएंगे तो उनकी तो जो सत्ता है वो कमजोर पड़ने लगेगी, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पहले समाज सुधार किए थे 1829 में, 1856 में, याद आ गए होंगे आपको कौन कौन सा। तो उसके कारण भी लोग जो है, एक धार्मिक कारण हमने पढ़ा था 1857 के विद्रोह का, तो वो धर्म के पक्ष को उन्होंने जो है छूना सही नहीं समझा। उन्हें लगा कि अब विद्रोह हो जाएगा, मच बेटर कि ये जैसे जी रहे हैं जिए, रूढ़िवादी समाज है रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल यहाँ से लूट मचानी है, पैसा लूटना है, हमारे केवल यहाँ पे आर्थिक हित हैं।
और लास्ट है, भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की नीति अपनाई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जमींदारों ने साथ दिया था, किसानों ने साथ दिया था, भूस्वामियों ने साथ दिया था, तो उन्होंने इनके साथ दोस्ती की। ये दोस्ती भी कोई पक्की वाली दोस्ती नहीं थी, अपने मतलब की दोस्ती थी। ठीक है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आगे अगर कोई आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है, राष्ट्रवादी आंदोलन होता है, तो इन सब का उपयोग किया जा सके भारतीयों के प्रति। सत्य कथन पूछा है तो केवल, असत्य कथन तो केवल 2 कथन असत्य हैं, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 12, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण क्या है? तो ब्रिटिशों के खिलाफ जो है इन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। देखिए, शिक्षित भारतीयों के प्रति उन्होंने क्या अपनाई थी? आप याद करिए, शिक्षित भारतीय तो साथ आए ही नहीं थे 1857 में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण, ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। आधुनिक शिक्षा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था, 1813 में सबसे पहली बार पैसे भी दिए गए थे, और पहले तो उन्होंने काफ़ी अंग्रेज अधिकारियों की प्रशंसा की थी, शिक्षित भारतीय जो थे, लेकिन बाद में वो सब पहचान गए कि ये जो है बगुला भगत है, इनके चेहरा कुछ और कहता है। ठीक, तो उन्होंने आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगे थे। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो गई थी, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। और उनको उच्च अधिकारी जो थे उस समय पक्के दुश्मन बन गए कि अरे इन्होंने तो इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी संस्था स्थापित कर ली। और आधुनिक कल कारखानों की स्थापना करना, ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो 2 और 3 कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट, पहला कानून 1881 में बना। यह मुख्यतः किससे संबंधित है? ये था बाल श्रम सुधार से संबंधित। ठीक, इसमें 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाता था, और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे वो 9 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते थे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? मजदूर आंदोलनों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन, उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव, सिर्फ पैसा लूटने आए थे तो उनके ऐसा सोच सकते थे कि हाँ ब्रिटिश उद्योगपति कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे श्रम सुधार करिए, तो सही है। और ईसाई मिशनरियों का दबाव गलत है, क्योंकि उन्होंने अपनी नीति चेंज कर दी थी बाद में। तो 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी, और भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी वो पूंजीपतियों की समर्थक थी, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वो व्यापार कर पाती थी। फिर भी उसने ये क्या देखा, आधुनिक कारखानों की बुरी स्थिति के प्रभावों को कम करने के लिए उसने मतलब थोड़े से कदम उठाए थे जो एकदम अपर्याप्त थे, लेकिन इन कारखानों में अधिकांश भारतीयों के थे। और ब्रिटेन के उद्योगपति क्या कह रहे थे, श्रम सुधार करिए वहाँ पे, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में जल्द ही प्रतियोगिता में उन्हें पीछे कर देंगे। ठीक है, मजदूरी बहुत कम थी। आपको पता है जब मजदूरी ज़्यादा बढ़ती है, लेबर की जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ती है, तो सामान महंगा हो जाता है। माना कोई चीज़ 10 रुपये में बन रही है, अभी मजदूरी जो है केवल 1 रुपये जाती थी, तो सामान हम तक 12 रुपये में पहुंच जाता था, प्रॉफिट और सारे टैक्सेस मिला के। अभी भी चीज़ 10 रुपये में हो रही है, इसमें से लेबर कॉस्ट जो है वो 4 रुपये हो गई, तो सामान हम तक 16 रुपये में पहुंचेगा। तो कंज्यूमर क्या कहेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेबर की कम रखो, हमें तो सस्ती चीज़ चाहिए। और कोई भी ये चीज़ सस्ती ले आएगा तो वो इन्हीं की खरीद लेगा। तो इसी तरीके से उनका कहना ये था कि बहुत कम मजदूरी में ये लोग बना रहे हैं, जैसे चीन का सामान कम मजदूरी में बन जाता है, लेबर के उसमें कम मजदूरी में जाता है, इसीलिए सस्ता है। इंडिया में चीन का माल ज़्यादा दिखेगा, इंडियन सामान कम बिकता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी क्या है, गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट
किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं हुआ? किसमें नहीं लागू हुआ है? तो चाय तथा कॉफी के बागानों में नहीं लागू हुआ था। ऐसा क्यों था? ये जो श्रम सुधार वगैरह किए थे तो बाल श्रम से संबंधित थे, तो ये साप्ताहिक छुट्टी चाय और कॉफी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे उनमें नहीं लागू किया गया, बल्कि क्या हुआ, विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक शोषण विदेशियों ने और करना स्टार्ट कर दिया था, और सरकार इसमें हर तरीके से सहायता दे रही थी। सरकार कह कुछ रही थी और कर कुछ रही थी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था और शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक इस काम का स्वागत भी किया था, जो इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, 1878 में क्या हुआ? लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। रातों रात ये जो पत्रिका थी उसने अपने आप को चेंज भी कर लिया था। पहले ये बंगला में थी और उसके बाद में अंग्रेजी में हो गई। इस कानून द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। गलत है। ये कहेंगे भी तो कहेंगे हमारी बिल्कुल भी आलोचना बंद करिए, बाकी भले किसी की करते रहिए, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे आंसर सत्य कथन पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुए? नेपाल से उन्होंने युद्ध किया था, तो आप जरा देख लीजिए किस किस पे हुए होंगे उनके अधिकार। अरुणाचल प्रदेश पे नहीं हुआ था, उधर चीन वाला एरिया था। गढ़वाल कुमायूं पड़ोस में हो गए होंगे। सिक्किम पे मिला और मसूरी पे अधिकार मिला। तो 1, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी। पहले उनका आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है, ठीक है। अंग्रेज नेपालियों से हर मामले में श्रेष्ठ थे और नेपाल की सरकार बाद में झुक गई और गढ़वाल कुमायूं तराई क्षेत्र सब छोड़े उन्होंने, सिक्किम से भी हट गए और भारतीय साम्राज्य जो है हिमालय तक फैल गया था। और ब्रिटिश ने हिल स्टेशन बनाने के लिए उसे शिमला, मसूरी, नैनीताल ये सब जगह भी मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, यंडावू की संधि किसके बीच हुई थी? ये संधि हुई है ब्रिटिश और वर्मा के बीच। 1824 में ब्रिटिश शासकों ने वर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार भी कर लिया था और राजधानी अवा से 45 मील दूर तक पहुंच गए थे। इसीलिए 1826 में यंडावू की संधि हो गई इन दोनों के बीच, ब्रिटिश और बर्मा के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण क्या थे? सीमा संबंधी झड़प बिल्कुल होगी, सही स्टेटमेंट है। ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नज़र, ये भी होगा। उनकी तो हर ऐसी जगह पे नज़र रहती थी जहाँ से उन्हें पैसा मिल सके। और तीसरा है ब्रिटिश वस्तुओं के लिए वर्मा का बाजार, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 1852 में जब दूसरा बर्मा युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन जो है पूरी तरीके से व्यापारिक लोभ में था, इसी कारण ये युद्ध हुआ। वहाँ पे जंगल थे, जंगल में बहुत सारे संसाधन थे, लकड़ी का व्यापार करना चाह रहे थे वो लोग। ब्रिटिश फर्मों ने ऊपरी बर्मा के जो जंगल है वहाँ की जो इमारती लकड़ी है उसमें बहुत दिलचस्पी ली थी, उसको वो चाहते थे कि वो हमें मिल जाए। उसके बाद बर्मा में अच्छी खासी विशाल जनसंख्या थी। विशाल जनसंख्या जो है वहाँ के सूती कपड़े, औद्योगिक माल वगैरह ले सकती थी, तो उन्हें बाजार चाहिए था, तो इसीलिए वहाँ पे टकराव हुए थे। आंसर है हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि उसे डर था कहीं रूस उधर से हमला ना कर दे, तो रूस की चुनौती के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया था। तो देख लेते हैं। रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के
व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना, ये कारण था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिशों द्वारा भारत में मुक्त व्यापार की नीति कब लागू की गई थी? एक तरफा मुक्त व्यापार था उनका, दो तरफा नहीं था। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति 1813 में लागू की गई थी, 1830 में। इस समय क्या था, चाय और चीन, चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी उनके एकाधिकार व्यापार की सारी जो थी उनकी शक्ति, उसको खत्म कर दिया था, सभी लोग व्यापार कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 23, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के प्रमुख कारण क्या हैं? पता होंगे आपको। इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनें निर्मित वस्तु जो है सस्ती होती थी, तो सही स्टेटमेंट है। उसके बाद ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। भारतीय शासकों पर ब्रिटिशों का शासन, ये भी ठीक है। और चौथा क्या है, रेलवे का विकास, ये भी ठीक है। अब मशीन से जो वस्तुएं निर्मित होती हैं वो बहुत महंगी, सस्ती पड़ती हैं, और हाथ वाली महंगी पड़ती हैं। अब आप देखते होंगे हैंडलूम की जो चीज़ें होती हैं, या इतने सारे आपने ये अभी काफ़ी बड़े बड़े लोगों की बेटियों की और बेटों की शादी हुई है, उसमें देखा होगा आपने, अंबानी की, दीपिका पादुकोण की, इन सबके लहंगे और सबकी कीमत आप देखते हैं कि इतने लाख रुपए, उतने लाख रुपए। उसका रीज़न क्या होता है, वो हाथ से सारा काम करते हैं। हाथ से जो काम होता है उसमें एक फिनिशिंग ज़्यादा होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो चीज़ें महंगी होती हैं हैंडलूम की। और मशीन से क्या है, वही काम हो सकता है 2-3 घंटे में हो जाए। आप एक सिंपल सी शर्ट अगर स्टिच करेंगे हाथ से तो बहुत टाइम लगेगा, जबकि मशीन से हार्डली 1 घंटा लगेगा। तो इसी कारण सस्ती होती थी। कंज्यूमर क्या है, वो अपने किसी सगे का भी नहीं है, जहाँ चीज़ सस्ती मिलेगी वो वहीं जाएगा। सेकंड, आयात पर उन्होंने शुल्क लगा दिया था। ब्रिटेन से जो वस्तुओं का भारतीय वस्तुएं जब ब्रिटेन जाती थी तो बहुत महंगी होती थी, और जबकि ब्रिटेन की वस्तुएं जब भारत आती थी तो आयात शुल्क क्या था, 0 था। थर्ड क्या है, भारतीय शासक पहले हैंडलूम वर्कर्स हैं और बहुत सारे और लोगों को अपने अंदर रखते थे, मतलब कि अपनी पेट्रोनेज देते थे उनको, ठीक है। लेकिन जब वही बेचारे परेशानी में जी रहे हैं तो अब वो किसी और को क्या करेंगे। जैसे आपने देखा था दरबारी कवि होते थे, इसी तरीके से कि बहुत सारे पर्दे और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, राजसी वस्त्र बन रहे हैं, तो उन्होंने उसको कह दिया जुलाहे बना रहे हैं, ठीक है। और उनके हस्तशिल्प के मुख्य व्यापारी होते थे भारतीय शासक जो है, उनके राज दरबारी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। और लास्ट है, रेलवे का विकास किया। तो रेलवे का विकास हुआ तो अब तो जो है देश के आंतरिक भागों में भी सब सामान पहुंचने लगा, तो ग्रामीण दस्तकार जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे सत्य कथन है, कौन से प्रमुख कारण है, चारों वो सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों की बर्बादी के प्रमुख कारण क्या थे? उच्च भू राजस्व, सही है। 60% तक अराउंड उन्होंने भू राजस्व लिया है, जिसके कारण वो नहीं, अगर फसल बर्बाद भी होगी तो भी उन्हें देना है, तो वो कर्ज लेके देते थे और कर्ज की रकम कभी चुका नहीं पाते थे, इसलिए वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। नई कानून प्रणाली तथा नई राजस्व नीति, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नई कानून प्रणाली जो थी उसने महाजनों को बहुत ज़्यादा वो दे दिए थे, अधिकार दे दिए थे। उन्होंने किसानों का शोषण बहुत किया। कैसे किया कि भाई ज़्यादा उन्हें लगान देना है, लगान के लिए पैसे नहीं है, महाजनों से पैसा लाएंगे और इस तरीके से ये पूरा चीज़ हो जाएगी। फिर महाजन लास्ट में क्या करते हैं, उनकी ज़मीन ही हड़प लेते हैं, या फिर जमींदार उनकी ज़मीन ही हड़प लेते हैं किसानों की। थर्ड है, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था। कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब है, कृषि में क्या हुआ कि आपको जो है नकदी फसलें उन्हें ज़्यादा उगानी होती थी। उसके बाद एक ददनी प्रथा थी। ददनी प्रथा में क्या था कि एडवांस में पहले ही रुपए दे दिया, कहा कि हम इतने में आपकी चीज़ खरीदेंगे और बढ़ जाए भले मार्केट में फिर कुछ भी रेट होता तो हो, लेकिन उन्हें देनी पड़ती थी। उसके बाद महाजन जो हैं क्या करते थे, अपना पुराना कर्जा लेने के लिए पूरी खड़ी फसल काट लेते थे। क्या कहते थे कि तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, अब तुम्हारी खड़ी फसल पूरी मैं ले लूँगा।
उसके बाद गरीब किसान जो है तैयार होते हैं, उन्हें जो भी कीमत मिलती थी कर्जा चुकाने के लिए, कई बार उन्हें अपनी पूरी की पूरी फसल महाजन को, जमींदार को बेचनी पड़ती थी। तो बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें होंगी। आप नॉवल पढ़िएगा गोदान, उसमें आपको पूरी समझ आएगी कितनी बुरी कंडीशन थी किसान की उस समय। और थर्ड क्या है, अवऔद्योगिकीकरण, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, जो आधुनिक उद्योग बंद हो गए, क्योंकि हमें तो अब सारा काम कहाँ, सारा सामान कहाँ का खरीदना है, ब्रिटेन का खरीदना है। आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए होता है, तो कृषि जो है फायदेमंद रहती है। भाई टोमेटो केचप बनाना है उन्हें, लेस चिप्स बनाने हैं, तो आलू के रेट बढ़ेंगे, आलू की पैदावार इंसान ज़्यादा करेगा, उसे लगेगा कि भाई हमें रेट अच्छा मिलेगा। या पीनट बटर बनाना है तो मूंगफली की खेती करेगा। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो ब्रिटेन से आ रही हैं, यहाँ उसका सामान खरीदे ही कौन। तो इस कारण भी जो है किसान बहुत दुखी हुए थे। तो चारों ही यहाँ पे कारण सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के आरंभ में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। सही स्टेटमेंट है ये तबाह क्यों हो गए, ऊंची बोली लगानी पड़ती थी। बोली लगाएंगे कि हम आपको 100 रुपये लगान देंगे, दूसरा कहेगा 120 रुपये देंगे, तीसरा कहेगा 140 देंगे, भले उस जमीन पे उतने मिल पाए या ना मिल पाए, ठीक है, ऊंची बोली लगाने वाले को। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सूर्यास्त कानून, अगर निश्चित तिथि के सूर्य डूबने तक आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी जमींदारी किसी और को हस्तांतरित कर दी जाएगी। और जो भू राजस्व था बहुत ज़्यादा, उसकी रकम जो थी बहुत ज़्यादा थी और तुरंत देनी भी कंपलसरी थी, तो इस कारण भी उन्हें दिक्कत होती थी। तो सही है, ब्रिटिश काल में जमींदारी प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ। सही स्टेटमेंट है। ये क्या करते थे, लगान वसूल करने के लिए अपने अधिकार को कुछ लोगों को दे दिया करते थे। जैसे ए को अधिकार मिला है लगान वसूल करने का अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से, उसने क्या किया, सी से कहा जाओ तुम लगान वसूल करो, मुझे इन्हें 10/11 देना है और मुझे 1/11 अपने पास रखना है। तुम ये इस तरीके से करते थे, अंग्रेजों को तो मुझे 100 रुपये देने ही हैं, तुम मुझे 150 रुपये ला के दो, 100 मैं अपने पास, 50 अपने पास रखूँगा, 100 दे दूंगा। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम कितने रुपए किसानों से, किसान है ये, किसानों से तुम कितने रुपए लोगे। ये क्या करते थे, कई बार किसानों से 250-250 रुपये लेते थे। सरकार ने लगान कितनी तय की है, केवल 100 रुपये, लेकिन ये केवल एग्जाम्पल है। ये 250 रुपये लेंगे, 100 अपनी जेब में डालेंगे, 50 ये अपनी जेब में डालेंगे, तो 100 पहुंचेगा ब्रिटिश के पास। तो किसान तो 250 रुपये की फसल ही उसकी पूरी हो रही है, जो पूरे 250 रुपये देगी उसमें भी वो पूरा पैसा दे रहा था। तो बिचौलियों का बहुत ज़्यादा इसमें उदय दिखाई देता है, जिसके कारण भी जो लगान है और उनको ज़्यादा देनी पड़ती थी किसानों को। तीसरा कथन क्या है, जमींदार तथा भूस्वामियों ने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष का समर्थन किया। बिल्कुल गलत है, ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था, और वो राजनीतिक समर्थक और बन गए थे और विरोध किया था राष्ट्रीय आंदोलन का। ठीक है, उनको महसूस हुआ कि उनका जो अस्तित्व है वो ब्रिटिश शासन के कारण ही है। जैसे अभी मास्क और सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी क्या सोचेंगी, कोरोना लंबे समय तक चले, क्यों, क्योंकि उनका तो बिजनेस फल फूल रहा होगा। आप अभी कुछ इस तरीके के मार्केटिंग एजेंडा देख रहे होंगे, कुछ इस तरीके के एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे कि मास्क जरूर लगाना है, मास्क बिल्कुल लगाना है, इसका ये मतलब नहीं आप मास्क मत लगाइए, सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। अब वो तरह तरह के मास्क बनाने लगी, अभी कुछ दिनों बाद आएगा कि इसमें हाइड्रोजन इन्फ्यूज्ड है, बहुत तरीके की चीज़ें। जबकि आपको पता है कि कोरोना से बचना, अपने आप को सेफ रखना और बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक, उनको लेना ही है। लेकिन कंपनीज जो हैं इस तरीके की सोचेंगी, उनका क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा। इस समय आप फार्मा इंडस्ट्री जो है उसके शेयर्स देखिए, सबसे ज़्यादा उसके शेयर्स आगे बढ़े हुए हैं। उसका रीज़न है क्योंकि बीमारी फैली हुई है। जब शादी का सीज़न आता है जो 3-4-5 महीने, उस समय आप देखिएगा कि चांदनी चौक है और बड़े बड़े जो मार्केट्स हैं वो कितने भरे हुए रहते हैं। तो मार्केट की बात होती है, उस समय आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे जगह जगह पर कि भाई हमारे यहाँ से लहंगे लीजिए, यूट्यूब पे आपको वो वीडियोस ज़्यादा दिखाई देंगे। तो उसका रीज़न होता है कि ये सब मार्केट का एजेंडा होता है। तो जमींदारों को भी लगा था अगर ब्रिटिश हैं
तभी हमारा अस्तित्व है, क्योंकि हम इतना पैसा उगा सकते हैं। तो यहाँ पे सत्य कथन क्या हो जाएगा, 1 और 2 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली, सही स्टेटमेंट है। उन्होंने केवल कहा हमें भू राजस्व दो, हम कोई भी यहाँ पे जिम्मेदारी, इन्वेस्टमेंट उन्होंने नहीं किया। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते ना खेतों में तो उपज भी ज़्यादा होती, उनका फ़ायदा भी ज़्यादा होता, और किसान जो है इतना ज़्यादा रुष्ट भी, उनसे नाराज़ भी नहीं होते। उन्होंने क्या है, दूरदृष्टि नहीं डाली, केवल उन्होंने सामने रखा हुआ पैसा देखा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कॉलेज की स्थापना की, गलत स्टेटमेंट है। कृषि शिक्षा तो हमेशा से उपेक्षित रही थी। पूरे भारत में केवल 6 कृषि कॉलेज थे, कब तक, 1939 तक। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में एक भी नहीं था। सबसे फर्स्ट कौन सा है, पंतनगर में, उत्तराखंड में। तो दूसरा कथन असत्य है। सत्य कथन यहाँ पूछे हैं तो केवल कथन 1 सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ये बम्बई में स्थापित की गई थी। किसने स्थापित की थी, नाना भाई ने, कावसजी नाना भाई ने शुरू की थी। ये कहाँ, बम्बई में, 1853 में। क्वेश्चन नंबर 28, औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी, ये कथन है, सही कथन है। आधुनिक उद्योग जो हैं, आधुनिक वर्ड, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, हमें पता है। तो आंसर हमारा या तो ए होगा या बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा के देखिए, क्यों लगी थी ये पूंजी सबसे ज़्यादा, तो उसका रीज़न ये दे रखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए कथन सही है, कारण भी सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश शासन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। भारतीय उद्यमी, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी, सही बात है, वो उनके सामने झुकना पड़ता था। और कई बार क्या है, ब्रिटिश कंपनियों पर विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण वाली मैनेजिंग कंपनियां जो थी बहुत ज़्यादा दबाव डालती थी कि आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये इन्वायरमेंट को आपने हार्म कर दिया, आप इस एरिया में अपना सामान नहीं बेच सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ती थी। बैंक से मिलने वाली जो पूंजी थी वो भी विभेदकारी दर पे थी। विभेदकारी दर कौन सी होती है, माना अंग्रेजों को मिल रही है 2% ब्याज पे और इंडियंस को मिल रही है 10% ब्याज पे। तो भाई ये जब महंगा उठाएंगे पैसा तो ऑब्वियसली बात है, सामान भी इनके जो फैक्टर कॉस्ट है वो महंगी होगी, सामान महंगा होगा, मार्केट में इनके सामान की पैसे जो हैं वो बहुत उनका महंगा होगा, इनका सामान पैसे ज़्यादा होंगे। रेलवे भाड़े की दरों में भी असमानता, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वो इधर उधर जाते हैं क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें रेलवे के माध्यम से ही सब सामान इधर उधर पहुंचाया जाता था देश के आंतरिक भागों में। तो उस समय क्या है, अंग्रेजों का सामान में 10 रुपये इन्वेस्ट हो रहे हैं पहुंचाने में, इनके में 100। फिर से क्या हुआ, सामान इंडियंस का महंगा हो गया और देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों का अभाव था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं वो नहीं थी, जैसे स्टील है और उसके बाद कोल की है, ये सब उस समय पे नहीं थी, जिसके कारण जब हैवी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती हैं तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ फल फूल नहीं पाती हैं। अब किसी कंपनी को स्टील चाहिए तो वो क्या है, टाटा स्टील वालों को फ़ोन करेगी और कहेगी हमारे यहाँ 10 ट्रक स्टील भिजवा दो, फिर वो अपने चाहें ये माना स्टील के गेट बना लेगी और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बना लेगी। उस समय पर इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, इसलिए बाकी उद्योग भी नहीं फल फूल पा रहे थे। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी चुनौतियाँ थी, तो चारों ही चुनौतियाँ सही हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30, दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक नील दर्पण किस विषय वस्तु के संदर्भ में लिखा है। तो नील दर्पण का नाम से समझ आ रहा है नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न से संबंधित है ये नाटक, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी, गलत स्टेटमेंट है ये, ठीक है।
तो सॉरी, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, बंगाल और बिहार में ही की जाती थी, चंपारण बिहार में ही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन क्या है, अमेरिका में नील का अत्यधिक उत्पादन तथा ब्रिटेन को निर्यात के कारण भारत में इसकी खेती बंद कर दी गई, गलत स्टेटमेंट है। जर्मनी में क्या हुआ, खेती नहीं हुई थी, पर सिंथेटिक कलर उन्होंने मतलब इन्वेंट कर लिया था, उसका आविष्कार कर लिया था, जिसके कारण भारत के नील उद्योग को बहुत धक्का लगा था। असत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है, यहाँ अमेरिका नहीं है, जर्मनी है, तो बी कथन यहाँ पे असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीयार्ध मतलब 50s के बाद, ठीक है। इस कालखंड में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। ये अकाल कब पड़ा है, 1770 में अकाल पड़ा और बहुत सारे लोग इसमें मर गए, अराउंड 1/3 लोग। सही स्टेटमेंट है। इस कालखंड में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए स्थायी बंदोबस्त नामक एक व्यवस्था शुरू की। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहाँ की है स्थायी बंदोबस्त, तो किसने की है, कॉर्नवालिस ने की है, वो भी 1793 में। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सत्य कथन पूछा है, केवल कथन एक सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आप लोग ये पढ़ते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, ये आपको कभी कभी लगता है कि लॉर्ड क्यों उनके आगे है? मुझे तो ये बिल्कुल गलत लगता है। लॉर्ड तो हमारे भगवान तो केवल एक है। माना ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो लॉर्ड जो है बहुत इलीट क्लास को शो करता है, एक ऊंचे वर्ग को, ऊंची क्लास को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 33, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता प्रदान देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। सही है। इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसका मतलब क्या है, भविष्य में कभी भी उसका इजाफा नहीं किया जाएगा, परंतु यह शर्त क्या थी, केवल जमींदारों से थी। तो ये गलत है। जमींदारों से कहा गया था ब्रिटिश को कि जमींदार से कहा कि आप हमें 100 रुपए दीजिए, लेकिन जमींदार किसान से कितने कितने रुपए लाते थे, 150 ले आए, कभी 200 ले आए, कभी 170 ले आए। तो किसान से तय राजस्व, ये गलत है। जमींदार से तय राजस्व होता तो सही होता, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, और जमीन पर किसान के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, तो ये यहाँ पे गलत है। और तो यहाँ सही कथन पूछे हैं, केवल 1 और 2 कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। महालवाड़ी व्यवस्था, यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार की थी। सही है, सॉरी गलत है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नहीं तैयार की थी, ये हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी, ठीक है। कहाँ पे, बंगाल प्रेसिडेंसी के और उत्तर पश्चिम प्रांतों में ये हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल होती थी, जिसका अर्थ गांव और गांव का समूह है। सही है। इसमें निर्धारित राजस्व स्थायी रूप से तय नहीं था, ये भी सही है। इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया, गलत स्टेटमेंट है। जमींदारों को नहीं दिया गया था, गांव के मुखिया को दिया गया था। तो 1 और 4 कथन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया, बिल्कुल ठीक है। दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त कर लिया गया, ये भी सही है। इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था, ये भी ठीक है। तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी नील, ठीक है, नील की खेती के बारे में, जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि नील क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही हो सकता है।
और इसीलिए उनको जरूरत थी। नील का यूज क्या करते थे वो लोग, जो कपड़ा है, आपने देखा वहां सूती वस्त्र की फैक्ट्री थी, तो सूती वस्त्र को डाई करने के लिए उन्हें जरूरत होती थी। ठीक है, इसीलिए उनको नील की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। सेकंड, नील की खेती मुख्यतः दो तरीके थे, निज और रैयती, या तो अपनी करो या फिर रैयत पे दे दो, तो ये भी सही है। और रैयती व्यवस्था में क्या होता था कि बागान मालिक गांव के मुखिया या रैयतों के साथ अनुबंध कर लेते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, और उसके बाद उन्हें कम ब्याज पर कर्जा भी मिल जाता था। और उसमें क्या लिखा होता था कि एटलीस्ट 25% जमीन पर आपको नील उगाना है। और बागान के जो मालिक हैं वो बीज, उपकरण वगैरह सब देते थे, और बुआई और देखभाल जो है कौन करता था, किसान करता था। नील के साथ उनके परेशानी क्या होती थी, वो लोग नील क्यों नहीं उगाना चाहते थे इतना ज़्यादा, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। ठीक, और वो इतनी गहरी जब जड़ें होंगी तो मिट्टी की जो जितने नीचे तक न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको खींच लेगी, उसके बाद ज़मीन क्या है, बंजर सी हो जाएगी थोड़ी सी। नील की कटाई के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ धान की खेती कर पाना बड़ा मुश्किल काम था। और निज खेती किस तरीके से होती थी, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक या तो खुद अपनी ज़मीन पे या ज़मीन खरीद करके या ज़मीन किराया पे ले करके मजदूरों से खेती करवाता था। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। सही बात है, सही कथन, तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाले रैयतों के मध्य टकराव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्यों टकराव हुआ? बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत की। सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। वो लड़ गए कि हम नहीं करेंगे नील की खेती, और 1859 में इन्होंने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना जिसने बागान मालिकों को निर्दोष बताया। गलत स्टेटमेंट है, उसने बागान मालिकों को निर्दोष नहीं, उन्होंने क्या कहा, देखिए उसमें जांच करने के लिए नील आयोग जो बना उसमें बागान मालिक दोषी पाए गए थे और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना भी की गई थी। और आयोग ने ये कहा कि नील की खेती से रैयतों के लिए कोई फायदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे जो प्रेजेंट में कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो पूरा करें, लेकिन आगे चाहें तो वो बंद कर दें और चाहें तो खेती करें। तो निर्दोष नहीं बताया था, दोषी बताया था। और लास्ट है, चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है, 1917 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सत्य कथन पूछा है, 1 और 3 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोग जंगलों के छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काटकर तथा वहां की घास और झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। झूम कृषि ज्योग्राफी में सबको पता होगा, अगर ना पता हो तो गूगल करिए, एनसीईआरटी खोलिए, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बताने को यहाँ बताया जा सकता है, पर आपसे ये थोड़ा एफर्ट करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आप उसके साथ साथ और भी चीज़ें पढ़ लेंगे। ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। सही है, पूर्वोत्तर भारत मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में, और घुमंतू किसान भी इनको कहते हैं। और उसके बाद गुजरात की जो भील जनजाति है वो भी इस तरीके की खेती करती है। तो सत्य कथन है, दोनों कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, किंतु उनकी शासकीय शक्तियां छिन गईं। सही है, अंग्रेजों के आने से पहले क्या था, आदिवासियों की अपनी पुलिस होती थी, अपना जमीन प्रबंधन होता था, अपने कानून होते थे। लेकिन उनका बाद में क्या हुआ, ये सब चीजें उनकी अपनी नहीं रही, बस उनसे ये कह दिया गया कि हाँ हाँ ये चीजें आपकी हैं, जमीन माना कोई है एक्स बंदा उसकी है, आप एक्स जी आपकी ही ये जमीन है, पर आप इस पर खेती नहीं कर सकते, पैसा आपका है पर आप इसको छू नहीं सकते। वो वाली कंडीशन कर दी थी कि हमारी जो इच्छा होगी उस तरीके से हम खेती कराएंगे, तो ये वाली हो गई थी। आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। ये स्टेटमेंट भी सही है। और अंग्रेजों के आने के पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं ने अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन का प्रबंधन
स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ये भी सही है, सत्य कथन बताने हैं तो तीनों यहाँ पे यहाँ पे चौथा कथन तो है ही नहीं, पता यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, 1, 2 और 3 है, तो डी सही होगा यहाँ पर, 4 नहीं डी 3 होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषणों के खिलाफ कई बार विद्रोह किए थे। ऐसे विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? एक आप लोगों के लिए थोड़ा होमवर्क है, अपना करिएगा। जारवा, ओंगे, ये कहाँ की जनजातियां हैं, और ये कुछ 2-3 और शोम्पेन 3, ये 3 कहाँ की जनजातियां हैं, और कुछ समय पहले लगभग 1-1.5 साल 2 साल 3 साल पहले ये क्यों न्यूज़ में रही थी, इनके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। और कमेंट में ना बताने का मन हो तो प्लीज़ एटलीस्ट आप जो है इसको पढ़िएगा कि वो कौन है, क्यों है, कैसे हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है, कोल आदिवासियों ने किया था 1831-32 में, फिर संथालों ने किया था, फिर बस्तर में हुआ है, फिर बरली में युद्ध हुआ है। बरली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये सब कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के कारण, वनों पर जो उनका अधिकार था, उनके लाइफ में चेंज हो रहे थे, उसके कारण था। तो बी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा ने अपने समर्थकों को दिकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया था। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। दिकू क्या होते हैं? जो बाहरी लोग होते हैं उन्हें वो लोग दिकू कहते हैं। और मुंडा एक जनजातीय समूह का था, छोटा नागपुर में ये लोग रहते थे। नेक्स्ट है, बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वो बाहर के लोगों को तो भगाना चाहता ही था, पर अपने अंदर भी सुधार करना चाहता था। उसने मुंडाओं से कहा कि आप शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, और ये जो अंधविश्वास है उन सबको भी छोड़ दें। इसी कारण उसने ईसाई मिशनरी आते थे, क्या कहते थे? अरे आप लोग अंधविश्वास करते हैं, हमारा समाज देखिए कितना बढ़िया है, हम कितनी साफ सफाई से रहते हैं। हिंदू जमींदार भी उन्हें इस तरीके की लोक लुभावन चीज़ें दिखाते थे, जिसके कारण वो उस तरफ चले जाते थे। तो उसने ये कहा आप खुद ही सुधर जाइए, कोई आपको क्या सत्संग सुनाएगा, और क्यों आप उस सत्संग की तरफ जाएंगे? सत्संग से मतलब है कोई अच्छी बातें बताएगा, ठीक है। तो मुंडा जो है लोग वह उन्हें बाहर का मानता था और कहता था ये लोग जो हैं इनकी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तीसरा है, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा आपको लगता है? अंग्रेजों को बहुत परेशानी थी। अंग्रेज तो कहते थे कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, अगर सब सुधर गए तो सब हमें निकाल देंगे यहाँ से, तो गलत है। और सफ़ेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था, ये स्टेटमेंट सही है। सत्य कथन पूछा है, 1, 2 और 4 कथन सत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। और उसके बाद क्या है, 1900 के करीब उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद आंदोलन जो ठंडा पड़ गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस लिए विख्यात है? तो क्यों विख्यात है ये सम्मेलन? क्योंकि यहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? वंदे मातरम। ये गलत यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ए नहीं होगा, आंसर होगा बी, ठीक है। आंसर यहाँ पर बी होगा, गलत टाइप हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है और कहाँ पे लिखा हुआ मिला है हमको? वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। और बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। एक बार और देख लीजिए, आंसर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कारताज व्यवस्था एक पेपर टाइप का होता था, जिसपे लिखा होता था कि हाँ हमें यहाँ से जाने की आज़ादी, जैसे इस समय पे पास दिखाने पड़ते हैं हमें, उस तरीके का था, ठीक है। तो ये पुर्तगालियों द्वारा यूज़ किया जाता था। पुर्तगाली इज द करेक्ट आंसर, डी यहाँ पे सही है। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है, और अंग्रेजों ने भी इसे नेविसर्ट नामक व्यवस्था इस तरीके की शुरू की थी। 44,
मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल, आपको कल समझाया था वीडियो में निर्वाचक दल क्या था। तो अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कब ऐसी बात हुई थी? तो ये बात हुई है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल बनाया गया और कांग्रेस को दो धड़ों गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पे लाया गया। आपको याद है सूरत में ये जो है स्प्लिट हो गई थी, दोनों जो गरम और नरम दल हैं अलग हो गए थे कांग्रेस में। और ये 1916 में अध्यक्ष कौन थे? अंबिका प्रसाद मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी? तो ये थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में। वो निरीक्षण करने गए थे, उसी समय एक पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो ये थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है 1910 में अकबरपुर में है और वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। राम मनोहर लोहिया का एक बहुत स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रचलित, जब तक रोटी और बेटी दूसरी जाति में नहीं जाएगी तब तक भारत से जातिवाद नहीं मिट सकता। बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं दूसरी जात का खाना नहीं है और इंटरकास्ट मैरिजेस ये होंगी तभी चेंज आएगा सोसाइटी में। ये स्टेटमेंट जो है, ये कोटेशन आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अपना कोई भी इस तरीके का आंसर लिख रहे हो तो उसके कंक्लूज़न में और ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, या फिर कभी वार्तालाप हो रही होती है चाय पे तो आप अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपनी थोड़े कद ऊंचा करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की है वीपी बाड़िया ने। वीपी बाड़िया ने इसकी स्थापना की है, मद्रास लेबर यूनियन। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा है? तो ये है मद्रास लेबर यूनियन। ठीक, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला, मित्र मेला आप लोगों को याद आ गया होगा, रिवाइज कर लीजिए तुरंत ही। हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की गई? तो इसकी जो है कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई। नवगोपाल मित्रा ने की थी, चैत्र मेला भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं 49 का। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से है? तो हम काफ़ी बार देख चुके हैं, स्थायी बंदोबस्त से। और स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है? इस्तमरारी। तो केवल एक कथन यहाँ पर, एक जो है ऑप्शन सही होगा, आंसर हो जाएगा ए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। जो चीज़ें बताई गई हैं कमेंट में बताने के लिए आप प्लीज़ बताइएगा, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे कमेंट पढ़ेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप बुक खोलेंगे, बुक में देखेंगे क्या चीज़ है, उसके आसपास की भी 2-4 चीज़ें आपको दिखाई देंगी।